परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र जीने की कला सिखाता है। ज्योतिष शास्त्र ज्ञान का असीमित भंडार है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अनुकरणीय है, सब कुछ ज्योतिष शास्त्र बताने में सक्षम है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतया फलादेश के लिए राशि होती है, ग्रह होता है और नक्षत्र होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिनको आप पाद कहते हैं या पार्ट कहते हैं। पहला पाद अग्नि तत्व है, दूसरा पृथ्वी तत्व है, तीसरा वायु तत्व है और चौथा पार्ट जल तत्व है। ये तत्वों के आधार पर नक्षत्र के चरणों का ऋषियों ने विभाग किया है। दूसरा जो विभाग नक्षत्रों का किया है कि पहला चरण धर्म का है, दूसरा चरण अर्थ का है, तीसरा चरण काम का है और चौथा चरण मोक्ष का है। ये 4 चरण 2 प्रकार से देखे जाते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दोनों मिलाकर के 8 पार्ट बन जाते हैं। 8 प्रकार से इनको समझा जा सकता है। एक नक्षत्र को 8 प्रकार से समझा गया और वो 8 ही प्रकार नक्षत्र। पहले तो ये समझना है कि नक्षत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना ग्रह इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंसी नक्षत्र की है। नक्षत्र के आधार पर ही महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा होती है। वो नक्षत्र का ही आधार है जो कि जीवन भर उसका फल मिलता है। नक्षत्र को ऋषियों ने आपसी संबंध, वैसे तो 84 लाख योनियां हैं संसार में, लेकिन हर योनि के साथ मनुष्य का संबंध नहीं है। हर योनि के साथ मनुष्य का संबंध तो नहीं है। तो उनमें से जो ज्योतिष शास्त्रियों ने जो योनियों को ग्रहण किया है कि इनका मनुष्य के साथ विशेष संबंध होता है, तो वो 14 योनियों को 4 योनियों को यानी 14 योनियों को ग्रहण किया ऋषियों ने। 14 योनियां उनमें से ग्रहण की हैं 84 लाख में से। उसमें से अश्वयोनि है, गजयोनि है, मेष योनि है, सर्प योनि है, श्वान योनि है, मार्जार योनि है, मूषक योनि है, महेश योनि है, व्याघ्र योनि है, मृग योनि है, बानर योनि है, नकुल योनि है और सिंह योनि है। ये 14 योनि हैं। अर्थात ऋषियों ने मनुष्यों को 14 प्रकार से नक्षत्र के आधार पर विभाजित कर दिया कि 14 प्रकार की बुद्धि के मनुष्य होते हैं। योनि का मतलब होता है कि एक दूसरे से परस्पर दिमागी संबंध और संतुलन और विवेक होना। योनि का ये मतलब है कि आपस में किस योनि का संबंध किस योनि के साथ विशेष रूप से है। तो नक्षत्रों के आधार पर 14 योनियां निर्धारित की गई 27 नक्षत्रों के आधार पर। योनि का मतलब आप समझ चुके हैं कि योनि का मतलब क्या है।
कि आपस में संबंध कैसे रहेंगे, आपस में विचार कैसे मिलेंगे, आपस में तालमेल कैसा रहेगा, ये आप योनि के आधार पर जान सकते हैं। अब उस एक नक्षत्र को ऋषियों ने 8 भागों में विभक्त किया। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये चारों तत्व उसमें आ गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नक्षत्र में ही आते हैं। अब ये 4 और 4 मिलाकर के 8 हो जाते हैं। उसी 8 के आधार पर और पहला ऋषियों ने पाठ किया वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के लिए कार्य करने की क्षमता। नंबर 2 पे आता है वश्य। वश्य का मतलब होता है परस्पर प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, परस्पर प्रीति संबंध। तीसरे नंबर पे आता है तारा। तारा का मतलब क्या होता है? तारा का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे को समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4 पे आती है योनि। योनि का मतलब होता है परस्पर विचारों का, दिमाग का आपस में संतुलन रहना या ना रहना। 5वें नंबर पर आता है ग्रह मैत्री। ये नक्षत्र के आधार पर ही है, अन्य कोई इसका आधार नहीं हो सकता। ग्रह मैत्री का मतलब होता है परस्पर स्वभाव, प्रकृति और स्वभाव, ग्रह मैत्री। नंबर 6 पर आता है गण। गण का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे के प्रति इच्छा या अनिच्छा। नंबर 7 पर आता है राशि का, जो उसको कूट बोलते हैं। कूट का मतलब होता है, जिसको बकूट भी कहा जाता है, कि परस्पर दैनिक जीवनचर्या, रोजमर्रा के कार्य और व्यवहार। नंबर 8 पे आता है नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है शारीरिक संबंध, एक दूसरे के प्रति, स्त्री और पुरुष के प्रति शारीरिक संबंध और संतति, संतान। आज हम केवल नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। अब किस नक्षत्र से क्या योनि होती है, आज का विषय है। योनि से संबंधित 84 लाख योनियों में से केवल 14 योनि की बात करेंगे हम। और 14 प्रकार के योनियों के जो लोग होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है, आपस में उसका तालमेल कैसा है, इस पर चर्चा है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी अश्व योनि होती है, और जो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी गज योनि होती है। जो लोग कृतिका नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मेष योनि होती है। मेष का मतलब, मेष को कहते हैं भेड़ या मेढा। जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी सर्प योनि होती है, और जो लोग मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं उनकी भी सर्प योनि होती है। जो लोग आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं उनकी श्वान योनि होती है। जो लोग पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मार्जार योनि होती है। मार्जार कहते हैं बिल्ली के लिए। जो लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मेष योनि होती है। मेष का मतलब भेड़ होता है या मेढा होता है। और जो लोग आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मार्जार योनि होती है, यानी कि बिलाव यानी बिल्ली की योनि होती है। और जो लोग मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मूषक योनि होती है। मूषक कहते हैं चूहा के लिए। पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में पैदा जो लोग होते हैं उनकी भी मूषक योनि होती है। और जो लोग उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी गऊ योनि होती है। उत्तरा और जो लोग हस्त में पैदा होते हैं उनकी महेश योनि होती है। और जो लोग चित्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी व्याघ्र योनि होती है। व्याघ्र कहते हैं बाघ के लिए, उसको आप कहेंगे बाघ, व्याघ्र। जो लोग स्वाति नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी महेश योनि होती है। महेश कहते हैं भैंस के लिए, भैंसा के लिए।
और जो लोग विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी व्याघ्र योनि होती है, और जो लोग अनुराधा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी मृग योनि होती है, और जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी भी मृग योनि होती है। जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी श्वान योनि होती है, श्वान के कुत्ते के लिए कहा जाता है। जो लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी नकुल योनि होती है, नकुल कहते हैं नेवला के लिए। जो लोग श्रवण नक्षत्र में पैदा होते उनकी जो है वानर योनि होती है। जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी सिंह योनि होती है, सिंह का मतलब शेर। जो लोग शतभिषा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी अश्व योनि होती है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हो तो उनकी सिंह योनि होती है, सिंह का मतलब शेर होता है। और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी गौ योनि होती है, यानी गौ कहते हैं गाय के लिए। और जो लोग रेवती नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी गज योनि होती है। ये योनियों का विभाग है 27 नक्षत्रों के आधार पर। अब विषय ये आता है कि आपको विवाह करना है, आपको मित्रता भी करनी है, आपको व्यापार भी करना है, आपको किसी नगर में भी रहना है, बसना है, किसी मोहल्ले में रहना है, किसी सोसाइटी में रहना है, किसी कॉलोनी में रहना है, किसी वार्ड में रहना है, किसी देश में जाना है, किसी देश के लिए प्रस्थान करना है। बहुत सारे विषय जीवन के आते हैं। कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई आपका व्यापारिक नाम भी हो सकता है। योनि का संबंध हमने आपको पहले बता दिया है कि दिमाग की संतुलन, विवेक, आपस की अंडरस्टैंडिंग, परस्पर संबंध कैसे रहेंगे। बहुत सीधा सा नियम है कि जो लोग अश्व योनि में आते हैं, जिनका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जैसे अश्विनी नक्षत्र की अश्व योनि है, अन्य 2-1 नक्षत्र और भी उनमें भी अश्व योनि आती है। तो अश्व योनि वालों के साथ में अपना संबंध बना है। अश्व योनि वाले यदि मूषक और बानर योनि के साथ संबंध बनाते हैं या गौ योनि के साथ उनका संबंध बनता है, या वो अपने व्यापार का नाम रखते हैं या कंपनी का नाम रखते हैं, या जैसे कि अश्व, मृग और बानर योनियां हैं, उनका अश्व योनि के साथ अच्छा संबंध है। और अश्व योनि का संबंध अश्व योनि के साथ बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। जो हमारे नक्षत्र की योनि है उसी नक्षत्र वाली कंपनी बनाइए, उस नक्षत्र वाला नाम रखिए, उस नक्षत्र वाले के साथ विवाह कीजिए, उस व्यक्ति के साथ मित्रता कीजिए, उस व्यक्ति के साथ अफेयर कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके परस्पर विचार मिलते रहेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अश्व योनि वाले ने सिंह योनि के साथ में या महेश या व्याघ्र योनि के साथ में संबंध बनाया है। अब सपोज करो कि किसी की गज योनि है और किसी की सिंह योनि है। सिंह कहते हैं सिर के लिए, गज कहते हैं हाथी के लिए। तो हाथी और शेर में भयंकर शत्रुता है। अब किसी की सर्प योनि है और दूसरे की नकुल योनि है। नकुल कहते हैं नेवला के लिए। सर्प और नेवला का परस्पर भयंकर शत्रुता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब किसी की श्वान योनि है, श्वान कहते हैं कुत्ता के लिए, और किसी की मृग योनि है, मृग कहते हैं हिरण के लिए। तो श्वान योनि वाले का संबंध यदि मृग योनि वाले के साथ हो जाता है, चाहे विवाह हो जाए, चाहे मित्रता हो जाए, अच्छा ये संबंध पति पत्नी के बीच का है तो ये संतान के मध्य का भी तो होता है। अगर आपके किसी पुत्र या पुत्री की श्वान योनि है और आपकी मृग योनि है तो संतान के साथ आपके संबंध नहीं रहेंगे, अच्छे संबंध। संतान आपकी है
लेकिन आपके साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहने वाला है, क्यों? आपस में विचार हमेशा टकराते रहेंगे। भले ही पत्नी हो, संतान हो, मित्र हो, फ्रेंड हो, कोई प्रेम का हो, प्रेमी हो, व्यापार हो। अगर व्यापार में नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर और ये संबंध श्वान और मृग का बन जाएगा तो व्यापार चलने वाला नहीं है। हर प्रकार का सब, अगर आप जिस नगर में बसने के लिए गए या जिस शहर में या जिस कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, उसकी कोई तो राशि है, और जब राशि है तो राशि में तो नक्षत्र होता है, और नक्षत्र है तो उसकी योनि भी होगी नक्षत्र की कोई न कोई। और आपको अपनी योनि का इसीलिए पता है कि आपकी जन्म कुंडली मौजूद है, उसमें नक्षत्र है। उसको नक्षत्र की योनि को आप चेक कर लें कि आप किस योनि वाले हैं। भाई सपोज करो कि किसी की योनि मूसक है, मूसक कहते चूहा के लिए, और किसी की योनि और बिलाव है, चूहा और बिल्ली। भाई बिल्ली चूहा को कभी छोड़ नहीं सकती है, वो तो मार देती है। अर्थात ये योनि का जो नक्षत्र का जो संबंध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए। सर्विस, अगर आपकी कोई कंपनी है या आपने कोई कंपनी बनाई है या किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं जो है जॉब करने के लिए, तो उस कंपनी की कोई राशि तो होगी, कोई अक्षर तो होगा। पहले अक्षर से राशि का निर्माण होता है, उसमें नक्षत्र भी आता है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि ये कंपनी या ये देश या ये सोसाइटी या ये कॉलोनी या ये नगर या ये प्रदेश अथवा ये स्त्री अथवा ये संतान अथवा ये मित्र मेरे लिए, मेरे विचारों से इसके विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि आपस में जीवन भर विचार टकराते रहेंगे। और एक ध्यान रखना है इसमें कि जिसकी योनि मजबूत होती है, जैसे कि चूहा और बिल्ली, तो चूहा को तो मरना ही मरना है, वो बिल्ली का क्या बिगाड़ेगा। तो जो बिलाव योनि वाला है वो तो जीत जाएगा, जो मार्जार योनि है जिसकी, लेकिन चूहा तो मारा जाएगा। तो ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ऋषियों ने कहा है, ऋषि पाराशर भी इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं ऋषि पाराशर जी? कि ग्रह काम करता है। अब जितनी जैसी पावर ग्रह में होगी, जैसा उसकी अवस्था होगी, अवस्था डिग्री के आधार पर देखी जाती है। जैसे भाव में ग्रह बैठा होगा, त्रिषडाय में बैठा है कि त्रिक भाव में बैठा है, या केंद्र या त्रिकोण या दूसरे या 11वें भाव में बैठा है। भाई नियम क्या है? नियम ये है कि त्रिकोण भाव सबसे श्रेष्ठ और शुभ है हमेशा। जब कोई ग्रह त्रिकोण भावों में बैठता है या त्रिकोण भावों का स्वामी होता है, वो शुभ होता है, शुभ फल करता है। केंद्र भाव जो है वो विष्णु भाव हैं, वो संसार का मैटेरियल देते हैं आपको, सुख दुख उनके आधार पर मिलता है। आप धनवान या गरीब उनके आधार पर बनते हैं। वैसा मकान, वैसा वाहन, वैसी दुकान, वैसी आपकी संपत्ति, ऐश्वर्य होता है केंद्र भावों के आधार पर, क्यों संसार के मैटेरियल है। लेकिन तीसरा, छठवां, 11वां भाव ये तो पापी कहे गए, इनके स्वामी भी पापी होते हैं। यद्यपि ये कहा गया है कि 11वें भाव में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठेगा वो लाभ कराएगा, वो शुभ होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता है। एकादश स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन धन की गारंटी देता है। एकादश भाव में बैठा है तो वो धन की गारंटी तो देगा कि आपको धन देगा, धनवान बनाएगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है, बीमार तो कर देगा आपको। दूसरा भाव भी शुभ माना जाता है, वो भी परिवार का भाव है, खाने पीने का भाव है, बुद्धि का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है, आपके कुल का भाव है, आपकी स्थायी संपत्ति का भाव है।
तो अगर उसका स्वामी की दशा आ रही है तो आपको धन तो मिलेगा, या उसमें कोई ग्रह बैठा है तो आपको धन तो देगा, लेकिन वो मार्केश भी है, वो मार्ग भाव है, तो आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। नोट रखिए इसको, आप स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है दूसरा और 11वां भाव कभी भी। और तृक भाव 6, 8, 12, ये तो स्वास्थ्य की लंका लगाने में लगे रहते हैं। तो अब विषय ये आता है कि नक्षत्र की बात चल रही है, तो नक्षत्र अब जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वैसा फल करेगा। उच्च का होगा, नीच का होगा, शत्रु राशि में होगा, पाप पीड़ित होगा, या पाप कर्तरी में होगा, युवावस्था का होगा, वृद्धावस्था का होगा, बाल्यावस्था का होगा, मृतावस्था का होगा। जैसी अवस्था होगी वैसी उसकी ताकत होगी। उच्च और नीच के आधार पर ग्रह फल कर, ग्रह की पावर, ग्रह काम करता है। ग्रह क्या है? ये कि कार है, एक गाड़ी है। भाई गाड़ी आपकी पुरानी है या आपकी गाड़ी नई है, या आपने दो साल पहले आपने गाड़ी खरीदी थी तो अच्छी है अभी तो कंपनी आपको 15 साल की गारंटी देती है ना, 15 साल के बाद एक्सपायर कर देगी आपकी गाड़ी को। तो ग्रह एक गाड़ी है, उसकी आप गाड़ी की पावर देखनी पड़ेगी, गाड़ी किस स्थिति में है। तो आप ऐसे ग्रह की पावर देखेंगे, ग्रह की स्थिति को देखेंगे। भाई गाड़ी है ओल्ड एज है या बिल्कुल न्यू है, आप कल ही निकाल करके लाए गाड़ी को, देखना ही पड़ेगा। गाड़ी जवान है या गाड़ी बुढ़ी है, इंजन कैसा है गाड़ी का, हालत क्या है, ट्यूब टायर उसके कैसे हैं। तो ग्रह एक गाड़ी है, ग्रह से काम करवाने के लिए कि ये कितना काम कर सकता है, इसमें कितनी पावर है, तो ग्रह तो काम करेगा, लेकिन काम कराएगा कौन उससे? भाई गाड़ी अपने आप तो नहीं चलेगी ना। भाई गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होगा, एक चालक होगा जो गाड़ी को चलाएगा। अब देखना ये कि गाड़ी तो नहीं है आपकी, और चालक भी सीखने वाला है जो लर्निंग में है। अब नई गाड़ी पे है और एक चालक बिठा दिया गया जो गाड़ी को सीखना चाहता है, चलाना चाहता है, वो चलाना नहीं जानता है। अब गाड़ी कैसे चलेगी आप विचार कीजिए। तो जो नक्षत्र है, नक्षत्र गाड़ी का ड्राइवर है, नक्षत्र जो है गाड़ी का ड्राइवर है। नक्षत्र लॉर्ड जो होता है वो गाड़ी का ड्राइवर होता है। अगर ड्राइवर भी बढ़िया है, बहुत अच्छा चालक है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, डॉन टच चलाता है, तो आपको सुरक्षित पहुंचा देगा। आप गाड़ी भी नहीं है और ड्राइवर भी बढ़िया है, अनुभवशील है। अर्थात नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी अगर अच्छा है, क्योंकि गाड़ी तो नक्षत्र का लॉर्ड चलाएगा ना, नक्षत्र चलाएगा ना गाड़ी। तो जो नक्षत्र लॉर्ड है, ग्रह को देखने के लिए, ग्रह का फलादेश करने के लिए, और आपको नक्षत्र लॉर्ड को देखना पड़ेगा। गाड़ी कितनी बुद्धि हो, खराब भी हो, अगर नक्षत्र लॉर्ड अच्छा है यानी ड्राइवर अच्छा है, चलो हमने मान लिया कि आधे घंटे लेट पहुंचा देगा, गाड़ी आपकी कमजोर है, लेकिन ड्राइवर सुरक्षित ले जाएगा। अगर नक्षत्र लॉर्ड अच्छा है, जिस नक्षत्र में आपका ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह का जो ब्रेन है, जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, जो सॉफ्टवेयर है ना, वो कौन है? वो है नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र का स्वामी। उसको देखिए, काम तो वो कराएगा। किससे कराएगा? ग्रह से कराएगा। भाई आप जो भी काम करते हैं अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से ही तो करते हैं। जैसा आपका दिमाग होगा वैसा आप काम करेंगे। भाई चंद्र क्या है कि वो मन है। भाई चंद्र केंद्र या त्रिकोण में किसी का बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। भाई अगर त्रिकोण में बैठा है तो त्रिकोण भाव तो धर्म के भाव है ना, तीनों त्रिकोण। तो सबसे पहले चंद्र क्या कहने लगा कि भाई हम तो धार्मिक रहेंगे, धर्म से संबंध रखेंगे, हम तो धार्मिक हैं, धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म को मानेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे। लेकिन आप करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो आप देखिएगा। आपका चंद्र जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड बैठा कहाँ है।
अगर नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी अगर त्रिकोण में बैठा है तो निश्चित है कि आपसे बड़ा कोई धार्मिक है ही नहीं। अब तो आप तो जीवन भर धर्म से जुड़े रहेंगे। अब आपका जीवन धर्म में हो जाएगा, क्योंकि चंद्र भी आपका त्रिकोण में बैठा है और जिस चंद्र जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड भी आपका त्रिकोण में बैठा है। और विशेष रूप से आपका चंद्र नक्षत्र लॉर्ड और भाग्य स्थान में बैठ जाए उसको तो धर्म स्थान ही कहते हैं भाई। पिता का भाव है तो पिता से संबंधित काम आ जाएगा, पिता से संबंधित आप काम करेंगे, आप धर्म से जुड़ जाएंगे, धार्मिक स्थान पर रहेंगे या धार्मिक स्थानों पर आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, धार्मिक लोगों से मिलेंगे। अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार योनि चक्र को भी देखिए। वैर योनि वाले से संबंध मत बनाइए, उससे दूर रहिए। अब एक सिद्धांत और ऋषियों ने लिखा है, नारद जी ने लिखा है, वो नारदीय संहिता में वो लिखते हैं कि जन्म कुंडली में शनि जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से संबंधित जो वृक्ष हैं, नक्षत्रों के वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष की व्यक्ति को हमेशा पूजा करनी चाहिए, उसको लगाना चाहिए, अपने घर में लगाना चाहिए, अपने बगीचे में लगाना चाहिए, अपने खेत पर लगाना चाहिए, उसके नित्य दर्शन करने चाहिए, उसको जल देना चाहिए, उसको पोष करके बड़ा करना चाहिए, उसके खाद पानी का ध्यान रखना चाहिए। यही उसकी वृक्ष की पूजा है। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप 250 ग्राम पेड़े लेकर के आए और वृक्ष पे चिपका देंगे तू खा ले से। पूजा करने का वृक्ष की मतलब होता है कि वृक्ष को जल की आवश्यकता है, खाद पानी की आवश्यकता है, गुड़ाई निराई की आवश्यकता है, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। ये उसकी आवश्यकता पूरी की जाए, वृक्ष बहुत बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो जो नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के 27 प्रकार के वृक्ष भी हैं। यदि आपका शनि जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के वृक्ष को यदि आप लगाते हैं, उसको पोषित करते हैं, उसको पोषण देते हैं, उसको बड़ा करते हैं, आपने नहीं भी लगाया है तो बहुत सारे लोगों ने लगा रखे हैं, उनकी आप सेवा कराइए, उनकी आप दर्शन कीजिए, उनकी आप परिक्रमा कीजिए, तो आपका खराब शनि भी अच्छा फल देने लगेगा। आपके जीवन में अपने आप आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे। मान लीजिए यदि आपका शनि गोचर में और किसी अनिष्ट स्थिति में चल रहा है, 6, 8, 12 में चल रहा है, 7.5 ही चल रही है, 4था या 8वां शनि चल रहा है, तो शनि जिस नक्षत्र में गोचर में चल रहा है उस नक्षत्र का जो वृक्ष है आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अब किस नक्षत्र के क्या क्या वृक्ष होते हैं वो मैं आपको नोट कराए देता हूं, आप उनको नोट कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का अड़ूसा वृक्ष है, वर्णी नक्षत्र का फालसा वृक्ष है, कृतिका नक्षत्र का गूलर वृक्ष है, रोहिणी नक्षत्र का जामुन वृक्ष है, मृगशा नक्षत्र का खैर का जो कत्था होता है कत्थे का वृक्ष है, आद्रा नक्षत्र का वृक्ष बहेड़े का है, पूर्णवसु नक्षत्र से बांस उत्पन्न हुआ है, पुष्य नक्षत्र से पीपल की उत्पत्ति हुई है, आश्लेषा नक्षत्र से नागवेल की उत्पत्ति हुई है जिसको नागवड़ा गंगेरन कहते हैं, मघा नक्षत्र से बट वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से पलाश जिसको ढाक कहा जाता है उसकी उत्पत्ति हुई है, उत्तरा फाल्गुनी से जो प्लक्ष जिसको पाकर कहते हैं पाकर की उत्पत्ति हुई है, हस्त नक्षत्र से जो रीठा होता है जो बालों में लोग लगाते हैं रीठे की उत्पत्ति हुई है, चित्रा नक्षत्र से नारियल की उत्पत्ति हुई है जिसको श्री वृक्ष कहा जाता है,
स्वाति नक्षत्र से अर्जुन का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। विशाखा नक्षत्र से जो जिससे यज्ञ पात्र बनते हैं, जिसको बिंग कत कहते हैं, उस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अनुधारा नक्षत्र से मौलश्री की उत्पत्ति हुई है। ज्येष्ठा नक्षत्र से देवदारू की उत्पत्ति हुई है। और मूल नक्षत्र से जो राल का पेड़ होता है उसकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जो जलबेत होता है, जो जल से उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से कटहल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। श्रवण नक्षत्र से आक का पौधा हुआ जिसे आप श्वेतार्क भी कहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र से शमी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। शतभिषा नक्षत्र से कदम उत्पन्न हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से आम का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से नीम का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। और रेवती नक्षत्र से महुआ का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। जन्म कुंडली में आपका शनि जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के वृक्ष को आप लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। गोचर में शनि यदि आपका खराब चल रहा है, अनिष्ट फल दे रहा है, अनिष्टकारी चल रहा है, तो जिस नक्षत्र में शनि चल रहा है उस नक्षत्र के वृक्ष को लगाइए, उसकी पूजा कराइए, अन्य जगहों पर उसको लगवाइए, आपको उसका अच्छा फल मिलने लगेगा। वो शनि, खराब शनि भी अच्छा फल देने लगता है। मित्रों, आज के नक्षत्र के प्रकरण को यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण में पुनः एक बार नक्षत्रों की चर्चा होगी, लेकिन बहुत श्रेष्ठ और सुंदर चर्चा होगी। आज का प्रकरण यही विराम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।